जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस अंक में हम लोग डेली करंट अफेयर्स रीच प्रोग्राम के तहत 40 एमसीक्यू प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये 40 एमसीक्यू प्रश्न जितने सारी चर्चित घटनाएं जो लगातार घटनाओं में बनी रहती है, आज की जो चर्चाओं में बनी रही है, उन्हीं सारी घटनाओं को आधार बना करके जो है 40 एमसीक्यू प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं, जो कि आगामी एग्जाम जो आपके होने हैं, खास करके बिहार एसएससी का होना है 10+2 लेवल पर, उसमें सचिवालय सहायक है, बीएसओ है, एएसओ है, एईडीओ है, बीपीएससी है और बिहार पुलिस है, साथ साथ में बिहार दरोगा का जो एग्जाम है, इसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगा और रेलवे के एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाले सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? यह है कोची। कोची कहां है? तो केरल में यह किया जाएगा। और इस बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 1987 में इसे स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय कोची केरल में बनाया गया है। दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, लौरा वॉलवार्ड हो जाएगा। वहीं पर पुरुष की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को दिया गया। सलेम बिन ब्रेक के इस्तीफे के बाद यमन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यमन का नया प्रधानमंत्री साया मोहसिन जिंदानी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा। और यमन की राजधानी की बात करें तो सना है और अंतरिम राजधानी की बात करें तो एडन है। यमन लगातार चर्चाओं में है और इसकी मुद्रा का बात करें तो रियाल है। सुप्रीम कोर्ट ने आरटी अधिनियम, राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत कमजोर बच्चों के लिए 25% निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराना अनिवार्य किया है। आरटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो यह जो है 2010 में से लागू कर दिया गया। और इसकी जो धारा है, इसके सेक्शन धारा 12 का सेक्शन 1 में सी नंबर जो स्लॉट है वह कहता है कि 25% निःशुल्क सीटें अनिवार्य होना चाहिए निजी, गैर सहायता प्राप्त और गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में भी। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। और स्टार्टअप इंडिया पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? और इसकी बात करें तो इसे 2016 में शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय स्टार्टअप हर साल 16 जनवरी को ही मनाया जाता है। और भारत में अब 2 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। वहीं यूनिकॉर्न कंपनियों की बात करें तो पहले यूनिकॉर्न कंपनी 4 थी और वर्तमान में यूनिकॉर्न कंपनी की संख्या 64 हो गई है। और लगभग 45% स्टार्टअप कम से कम 45% स्टार्टअप ऐसे हैं जिसमें कि लगभग महिला जो है इनकी डायरेक्टर है। तो यह नारी को भी दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं महासभा किस देश में आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर होगा। और अगर इसके यह 2009 में से स्थापित की, इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो इसके मुख्यालय कहाँ है? तो अबू धाबी में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात की जाए तो 171 सदस्य देश हैं तथा यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। पुणे ग्रैंड स्लैम 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो गुडविल एम्बेसडर की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी साहब को नियुक्त किया गया है। और इसका आयोजन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 171 राइडर्स और 29 जो है इसमें प्रोफेशनल टीमें और 35 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की लीडर्स कैटेगरी में शीर्ष पर कौन है? वहीं शीर्ष की बात करें तो शीर्ष पर कौन है? तो महाराष्ट्र है। और बड़े राज्यों मतलब जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है में महाराष्ट्र शीर्ष पे है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर गुजरात है। अगर छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें उत्तराखंड पहले स्थान पर है। अगला देखते हैं, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 का 21वां संस्करण किस संगठन ने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है और इसमें भू आर्थिक टकराव का सबसे महत्वपूर्ण जोखिम माना जाता है, जिसमें देश आर्थिक उपकरणों से एक दूसरे पर दबाव बनाते हैं। परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह जो है किसके अंतर्गत आती है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्ट फोरम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1987 में इसकी स्थापना किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करता है जो मसाला उद्योग की वृद्धि और नवाचार पर केंद्रित है। ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्ट फोरम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हम पहले ही बताएं, इसका मुख्यालय कोची में है। और यह जो है वैश्विक मसाला व्यापार को बढ़ावा देता है। और केरल को स्पाइस गार्डन और दुनिया की मसाला राजधानी भी कहा जाता है। भारत सबसे ज़्यादा मसाला का एक्सपोर्ट भी करता है, साथ साथ में कंज्यूमर भी है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? और इसका उद्घाटन जो है अमिताभ कांत के द्वारा किया जाएगा और 23 से 26 फरवरी 2026 तक कोचीन में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वें अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस कॉन्फ्रेंस आईएससी 2026 की थीम क्या है? इसकी थीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी थीम जो है मुख्य रूप से स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। और सम्मेलन में सरकार, निर्यात और वैज्ञानिक तथा नीति निर्माता भाग लेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला का उपभोक्ता और उत्पादक, साथ साथ में निर्यातक भी है। भारत को अक्सर किस नाम से जाना जाता है?
तो इसकी बात करें तो यह मसालों की भूमि के नाम से भारत को जाना जाता है। और केरल को स्पाइस गार्डन और मसाला की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। केरल को दुनिया में किस नाम से जाना जाता है, हम अभी जस्ट आपको बताएं, इसे स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किस खिलाड़ी ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को दिया गया। वहीं हम अगला प्रश्न की बात करें तो लॉरा वोलवार्ड्स किस देश की क्रिकेट टीम की कप्तान हैं? तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं, यमन की राजधानी कहाँ है? तो यमन की राजधानी यमन की राजधानी सना है, और कभी कभी इसकी राजधानी जो है एडेन को भी माना जाता है। तो यह अंतरिम राजधानी है। अगर ऑप्शन में सना नहीं रहे तो आप एडेन को लगाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, यमन की मुद्रा क्या है? तो यमन की मुद्रा अगर हम देखते हैं तो क्या है? यमनी रियाल है। अगला प्रश्न, आरटी अधिनियम किस संवैधानिक संशोधन पर आधारित है? संवैधानिक संशोधन की हम लोग बात करते हैं तो यह 86वां संविधान संशोधन ऐसा कहता है। यह अधिनियम 2009 में पारित किया गया और 2010 में इसे लागू कर दिया गया। आरटी अधिनियम की धारा 12(1) का सी के अनुसार निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस या डीजी बच्चों के लिए कितने सीटें के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसमें आंसर हो जाएगा 25% सीटें आरक्षित की गई है। यह प्रवेश स्तर की कक्षाओं पर लागू होगी, जैसे नर्सरी या फर्स्ट क्लास स्तर पर। अगला देखते हैं, भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या कितनी से अधिक हो चुकी है? तो इसमें जो है मुख्य रूप से 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हो चुका है। और स्टार्टअप इंडिया पहल कब शुरू किया गया? तो यह 2016 में इसे शुरू किया गया, जो वैश्विक नवाचार हब बनाने में भूमिका निभा रही है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करिए, ताकि हम और हमारी टीम आपके लिए लगातार क्वालिटी कंटेंट पर काम करते रहें और आपको उपलब्ध कराते रहें। भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या कितनी से ऊपर पहुंच चुकी है? तो इसमें 64 से ऊपर पहुंच चुकी है, जो स्टार्टअप इंडिया 2016 में से इस वृद्धि में योगदान दिया है। IRENA की स्थापना किस वर्ष किया गया? इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 2009 में किया गया, और यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय अबू धाबी जो UAE में है, और भारत इसका संस्थापक सदस्य भी है। इसका मुख्यालय IRENA का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय की बात करें, जस्ट आपको बताया, इसका मुख्यालय अबू धाबी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, IRENA की 16वीं महासभा में भारत की ओर से किस मंत्री ने भाग लिया? तो प्रहलाद जोशी साहब ने इसमें भाग लिया। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर होगा। और यह सम्मेलन अबू धाबी में हुआ था, जहां रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स रिपोर्ट जारी हुए। 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा से वैश्विक स्तर पर कितनी नौकरियां उत्पन्न हुई है? नौकरियों की बात करें तो 16.6 नौकरियां उपलब्ध हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें जो है खास करके 2024 में वैश्विक स्तर पर इतनी नौकरियां उत्पन्न हुई है, और साथ ही साथ सबसे अधिक सौर फोटोवोल्टिक क्षेत्र में। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा से कितनी नौकरियां हैं? नवीकरणीय ऊर्जा से खास करके अगर हम इसकी बात करें तो 13 लाख के आसपास नौकरियां हैं। जितने संभावित करंट अफेयर्स में प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल कर लिया जाता है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आप एक बार 2 बार वीडियो को देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के दूसरे बार में देख लीजिए, इस तरह से आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा। पुणे ग्रैंड टूर 2026 की कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी की बात करें तो 437 किलोमीटर है, और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 19 से 23 जनवरी 2026 तक यहाँ पर आयोजित किया गया। पुणे ग्रैंड टूर 2026 कितने स्टेज में आयोजित होगा? स्टेज की बात करें तो 5 स्टेज में इसका आयोजन किया जाएगा। UCI की स्थापना किस वर्ष हुई? UCI की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1990 में इसकी स्थापना किया गया। UCI का अर्थ होता है इंटरनेशनल साइकिल यूनियन, और 17 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुआ। UCI का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में एगल एक शहर है, एगल में है, एगल में, स्विट्जरलैंड के एगल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? वहीं नीति आयोग की बात करते हैं, इसकी स्थापना 2015 में किया गया, 1 जनवरी 2015 में। वहीं योजना आयोग की जगह पे किया गया। योजना आयोग स्थापना 1950 में किया गया था। यह भारत सरकार की नीति थिंक टैंक है जो सतत विकास और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। EPI 2024 में छोटे राज्यों की कैटेगरी में शीर्ष पर कौन रहा? वहीं शीर्ष की बात करें तो उत्तराखंड शीर्ष पर रहा। ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण जोखिम क्या पहचाना गया? सबसे महत्वपूर्ण जोखिम भू आर्थिक टकराव है। अगला प्रश्न देखते हैं, WEF की स्थापना किस वर्ष किया गया? इसकी स्थापना 1971 में किया गया, और इसके संस्थापक क्लॉस श्वाब हैं। मुख्यालय जिनेवा है। परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना कितने तक का कैशलेस ट्रीटमेंट प्रदान करती है? आंसर हो जाएगा 20 लाख तक का।
अगला, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो यह कल का करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया, रिवीजन के बेस पे 85 है। एनपीएस वात्सल योजना किस वर्ष लॉन्च किया गया? यह योजना 2024 में लॉन्च कर दिया गया। इस प्रकार डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आज यानी 17 तारीख के करंट अफेयर्स को करा दिया गया है। वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ रिकमेंड करने के लिए मैं सौरभ पूरी वाईफाई क्विज गुरुकुल टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ध्यान रखिएगा अपना और लगातार पढ़ाई करते रहिएगा।